हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल नोट्स। और आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये कैसे इमर्ज्ड हुआ, इसके इवोल्यूशंस पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम लोग ये बेसिक स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉज बनाती है उनके जुरिस्डिक्शंस के अंदर। लेकिन जो पावर टू अमेंड है, जो अमेंड मीन्स टू चेंज समथिंग, ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास में। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है। ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी लॉ को अमेंड कर सकती है, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट पावर। लेकिन ये पावर भी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मीन्स ये पावर भी पूरी नहीं है। क्यों पूरी नहीं है? बिकॉज इट इज़ सब्जेक्टेड टू सम लिमिटेशंस एंड जुडिशियल रिव्यू। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं और इसके जुडिशियल रिव्यूज़ भी होंगे, इसलिए ये पूरा नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट पावर। इस कौन सी पावर की बात हो रही है? अमेंडिंग पावर की। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, any amendment that tries to change the basic feature of constitution is invalid। कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर ही चेंज करने की ट्राई कर रहा है तो वो इनवैलिड होगा, ठीक है। पार्लियामेंट शुड नॉट ऑल्टर सच एन एक्सटेंट दैट द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गेट लॉस्ट इन प्रोसेस। तो पार्लियामेंट ऑल्टर नहीं करेगा, अमेंड नहीं करेगा, मॉडिफाई नहीं करेगा जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ट्रू आइडेंटिटी है वो ही लॉस्ट हो जाए प्रोसेस में, ताकि और जो ये पावर है वो पार्लियामेंट मिसयूज ना करे। अब The Supreme Court has power to declare any law that find unconstitutional is void। मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बना रही है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रही है अगर सुप्रीम कोर्ट को, तो वो वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। व्हाट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स विच इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। वाई? ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ पीपल्स एंड द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, ताकि जो पीपल की राइट है वो प्रिजर्व हो और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट की स्पिरिट है वो मेंटेन रहे। क्योंकि अगर हर एक अमेंडमेंट कंटिन्यू करते रहेंगे तो जो ट्रू आइडेंटिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो लॉस्ट हो जाएगी। और ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये इवॉल्व हुए हैं वेरियस जजमेंट में, अलग अलग जजमेंट्स में, वहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन जो हमारा जो केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, जहाँ पे ये डॉक्ट्रिन क्या हुआ है? क्रिएट हुई है। ये डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती के केस में हुई है, वहाँ जहाँ पे हमारी डॉक्ट्रिन, ये वाली डॉक्ट्रिन इमर्ज्ड हुई है। अब हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो इनके इवोल्यूशन से पहले हमको पहले दो आर्टिकल समझने पड़ेंगे, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 क्या कहता है? लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट मीन्स कि जो पार्लियामेंट है वो ऐसे कोई लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, जो फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में है, ब्रोगेशन में, ठीक है। और वही आर्टिकल 368 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो डिस्प्यूट इन दो आर्टिकल के बीच में ही क्रिएट हुआ था। तो अब ये हम लोग इसका इवोल्यूशन पढ़ेंगे जहाँ से हमको क्लियर होगी चीज़ें। सबसे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट आया था हमारा 1951 में, जिसमें 31A, 31B और 9th शेड्यूल इंसर्टेड हुए थे, यानी इंट्रोड्यूस हुए थे। जो हमारा आर्टिकल 31 है वो ये कहता है, आर्टिकल 31 हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। तो जो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो इनिशियली हमारे फंडामेंटल राइट्स 7 थे, इंक्लूडिंग राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा दिया गया है थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट।
31A और 31B ये कह रहे हैं कि स्टेट के पास पावर है कि वो लीगल तरीके से ऐसे लॉ बनाए जहाँ पे वो लीगल तरीके से किसी भी पर्सन्स की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकते हैं और उनको कितना कंपनसेट करना है वो उस लॉ में लिखा हुआ होगा। वही 19(1)G में कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए और ये रेस्ट्रिक्शंस क्या थे, ये स्टेट के हित में था कि जो स्टेट है उसके पास पावर है कि वो फुली और पार्शियली बिजनेस को अक्वायर कर सकता है। अब जो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके साथ में एक केस आया हमारा उसके बाद में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1951 का केस है जहाँ पे इस चीज़ का अफेक्ट हुआ। इस केस पे वो क्या था, तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के केस में बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो 3 चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को, उसको वैलिड माना, ठीक है, और बोला कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद में हमारा 17th अमेंडमेंट आया 1964। इसमें कुछ और प्रोविजंस ऐड किए गए 31A में और बहुत और एंट्रीज भी ऐड हुई 9th शेड्यूल में। उसके बाद में हमारे केस आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1964 का केस है। यहाँ पे 5 जज की बेंच थी, यहाँ पे डिसीजन 3-2 था और इस बेंच ने कंफर्म किया शंकरी प्रसाद वाले केस को। इट मीन्स कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। फिर उसके बाद में हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया, 1967 में आया। यहाँ पे 11 जज बेंच थी, काफ़ी बड़ी बेंच होती है। इसका डिसीजन 6-5 आया। इसने ओवररूल्ड कर दिया शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस को और बोला कि पार्लियामेंट ऐसे कोई लॉज नहीं बनाएगी जहां फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हो। इसका मतलब जो आर्टिकल 13 है वो अप्लाई हुआ। जो आर्टिकल 13 क्या कहती है, यही कहती है कि जो पार्लियामेंट है वो ऐसे कोई लॉज नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे या इसके डेरोगेशन में ऐसे लॉज बनाए, ठीक है। ये 17th अमेंडमेंट के बाद फिर आया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो गोलकनाथ वाले केस में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट ऐसा कुछ अमेंड नहीं करेगी जिससे कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। तो ये पार्लियामेंट को चीज़ अच्छी नहीं लगी और पार्लियामेंट को अपनी पावर वापस लेने के लिए उन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1917 में किया और उसमें क्या किया, आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड कर दिया और आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 ऐड कर दिया। तो आर्टिकल 368 क्लॉज 3 क्या कहता है कि स्टेट जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगी वो आर्टिकल 13 में कवर नहीं होगी और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ये कहता है और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो है आर्टिकल 368 पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था वो यहाँ पे क्लियर कर दिया उन्होंने। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब इसी के साथ में 3 और अमेंडमेंट आए, 25th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट एंड 29th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट था प्रॉपर्टी राइट्स रिड्यूस की गई, 26th अमेंडमेंट में अबोलिश किया प्रीवी पर्स को, 29th अमेंडमेंट में कुछ लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। फिर उसके बाद में हमारा केस आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, जहाँ पे ये डॉक्ट्रिन जो है क्रिएट हुआ था। ये मोस्ट लैंडमार्क केस है, ये डेट हमको याद रखना, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट डेट 24 अप्रैल 1973। तो जो केशवानंद भारती वाला केस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके साथ में 39th अमेंडमेंट एक्ट और 42nd अमेंडमेंट एक्ट।